नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, नमस्कार। आइए, आप सभी का स्वागत है आपके अपने एजुकेशनल प्लेटफॉर्म ग्लोबल करियर इंस्टीट्यूट के अंदर। आप सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। और आप सभी से रिक्वेस्ट है, कृपया एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए। फिर अपने शुरू करते हैं। आज अपने रीट मेंस के लिए जो मॉडल पेपर संख्या 2 है उसको अपने सोल्व करेंगे। कल अपने एक कर लिया था, मॉडल पेपर नंबर 1 रीट मेंस को ध्यान में रखते हुए आज अपने मॉडल पेपर संख्या नंबर 2 को शुरू करेंगे। भी तो आवाज वगैरह क्लियर है तो एक बार कमेंट कर दीजिए। और सभी आज अपने रीट एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए, फिर अपने शुरू करते हुए कृपया एक बार क्लास को शेयर कीजिए। आवाज वगैरह क्लियर है तो फिर अपने चलते हैं क्लास की तरफ। जल्दी एक बार कमेंट करके बताइए भी सही वगैरह है क्या आवाज वगैरह। फिर अपने शुरू करते हैं भी क्लास को। रीट मेंस को मद्देनजर रखते हुए आज अपनी क्लास है, आज मॉडल पेपर संख्या 2 होगा। तो एक बार आवाज वगैरह क्लियर है तो कमेंट कीजिए और फिर अपने चले क्लास की तरफ। और कल की क्लास कैसी रही आप कमेंट करके जरूर बताइए। और अपनी जो ये क्लास होती है, ये जिस जिस सब्जेक्ट में, जिस जिस परीक्षा में आपके राजस्थान जीके, राजस्थान सामान्य ज्ञान, राजस्थान सामान्य ज्ञान जिस जिस परीक्षा में आपके आएगा उन सब परीक्षाओं के लिए क्या होने वाली है, महत्वपूर्ण है। चाहे वो ईओ आरओ की एग्जाम हो भी जो 23 मार्च को होने वाली है, चाहे आप आने वाली आगामी पटवारी भर्ती की तैयारी कर रहे हो, चाहे रीट मेंस की तैयारी कर रहे हो, या कोई जो भी आपके राजस्थान जेल पैरी हो गया, अपने राजस्थान में कोई भी जिक्के की जो जिसके अंदर सामान्य ज्ञान लगता है, उन सब के लिए ये क्लास महत्वपूर्ण होने वाली है। तो एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए, फिर अपने शुरू करें भी क्लास। तो ये रहा आपकी क्लास, आज की क्लास का आपका पहला प्रश्न। आपकी क्लास का आज का पहला प्रश्न है। और पहले ही प्रश्न में आपको क्या करना है, असुमेलित छांटना है। पहला ही प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर है, कंप्यूटर स्क्रीन पर आ गया। ये आपका पहला प्रश्न है 5000 के लिए। इसका इनाम कितना है, 5000। तो चलिए भी बताइए, पहला क्वेश्चन है कि असुमेलित यानी इसमें से आपको गलत बताना है। क्या बताना है, गलत कौन सा है वो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा कथन गलत है। तो बताइए भी, इसमें आपको क्या छांटना है, असुमेलित युग्म छांटना है। एक तरफ क्या दे रखी है अपनी मिट्टी, एक तरफ क्या दे रखे हैं क्षेत्र। एक तरफ क्या है अपने राजस्थान की मिट्टी दे रखी है, दूसरी तरफ उसके क्या दे रखे हैं क्षेत्र। अपने को बताना है कि इनमें से कौन सा गलत है, इसमें से जो गलत है वो अपने को बताना है। पहला है लाल पीली मृदा, कहाँ कहाँ पाई जाती है, सिरोही और सवाई माधोपुर। इसके अंदर ऑप्शन दे रखा है, तो बताइए क्या ये सही है। दूसरा इसमें है लेटेराइट मृदा, ये कहाँ पर है, डूंगरपुर उदयपुर के अंदर है। तो क्या ये सही है। इसके बाद में अपने दे रखा है काली मृदा, कहाँ पर, 12 के अंदर, कोटा और 12 के अंदर। और ऑप्शन नंबर 4 में अपने पास मिश्रित लाल और काली मृदा, कहाँ पर, जयपुर और अलवर के अंदर है। तो बताइए भी, इसमें अपने को असुमेलित बताना है कौन सा होगा, ए बी सी और डी। गुड इवनिंग गुरुजी राहुल। राहुल जी स्वागत आपका, गुड इवनिंग आपको भी क्लास के अंदर स्वागत आपका। तो बताइए अब जल्दी से उत्तर क्या होने वाला है। बताइए भी, आपका इंतजार है, उत्तर आप ही बताइए। फिर इसके ऊपर चर्चा भी करेंगे कि कौन कौन सी मृदा कहाँ पर पाई जाती है। ए बी सी डी बताओ जल्दी से। क्या ऑप्शन नंबर 1 सही है, 2 सही है, 3 सही है। इसमें पूछा क्या है, असुमेलित पूछा है। सही सही को छोड़ दो, जो गलत है वो बता दो अपने को। तो बताओ ऑप्शन उत्तर नंबर है आपके प्रश्न नंबर 1 का क्या उत्तर होगा, ए बी सी डी। ए बी सी डी तक तो ए बी सी डी आती होगी, कोई सा ही इसमें से एक तो टिकाओ। बताओ इसमें आपके ऑप्शन होने वाला है, इसमें सही ऑप्शन क्या होगा, इसका उत्तर है, इसका उत्तर अपने होने वाला है ऑप्शन नंबर डी, यानी मिश्रित लाल व काली मृदा कहाँ नहीं पाई जाती, जयपुर और अलवर क्षेत्र में नहीं पाई जाती। तो कहाँ पाई जाती है अपने, देखिए लाल पीली मृदा सवाई माधोपुर और सिरोही क्षेत्र में पाई जाती है, बिल्कुल सही है।
इसके अलावा अपने लेटेराइट मृदा, यानी ऊपर वाले 3 कथन क्या है अपने सत्य कथन है, और ये कथन क्या है अपना असत्य। तो इसने गलत वाला ही पूछा था, असुमेलित तो पूछा था इसने, अपन ने बता दिया राहुल जी डी बिल्कुल सही है। राहुल जी डी आपने बता दिया, इसका ऑप्शन अपने क्या हो जाएगा डी। चलिए देखते हैं भी किस प्रकार होगा डी। तो इसमें अपने दे रखा है कि राजस्थान में, दिखाई दे रहा है कि राजस्थान में मिश्रित लाल व काली मृदा कहाँ कहाँ पाई जाती है, उसमें जयपुर अलवर था, अब पाई कहाँ जाती है बांसवाड़ा में, डूंगरपुर में, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा और पूर्वी उदयपुर जिलों में पाई जाती है। कौन सी मृदा, लाल काली मृदा कहाँ कहाँ पर पाई जाती है, बांसवाड़ा है, इसके अलावा अपने मिश्रित लाल काली है ना, बांसवाड़ा है, डूंगरपुर है, चित्तौड़गढ़ है, भीलवाड़ा है और पूर्वी उदयपुर जिलों में पाई जाती है। इसके अलावा आ जाए कच्छारी मृदा, कौन सी मृदा, कच्छारी मृदा, तो ये अपने राजस्थान के उत्तर पूर्वी जिलों में पाई जाती है। कच्छारी मृदा का विस्तार कहाँ पर होगा, राजस्थान के उत्तर पूर्वी जिलों के अंदर। नेक्स्ट है अपने राजस्थान में लाल पीली मृदा का विस्तार कहाँ कहाँ पर, सवाईमाधोपुर में, सिरोही में, राजसमंद में, उदयपुर और भीलवाड़ा क्षेत्र में कौन सी मृदा पाई जाएगी, लाल पीली मृदा। नेक्स्ट बात करें राजस्थान में लेटेराइट मृदा, तो इसका विस्तार है डूंगरपुर, उदयपुर और मध्य दक्षिण में, डूंगरपुर और उदयपुर इसके मध्य दक्षिण में अपने लाल लेटेराइट मृदा या लेटेराइट मृदा पाई जाती है। और राजसमंद के दक्षिणी भाग में काली मृदा अपने दक्षिण पूर्वी पठारी जो क्षेत्र है वहां पर कौन सी मृदा पाई जाएगी, काली मृदा। तो ये अपनी मृदा का पूरा अपने डिस्क्रिप्शन हो गया, इसका पूरा चार्ट हो गया। अब चले आगे, तो उसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर, जिसका इनाम है आपके लिए 10,000 रुपए। निम्नलिखित में से कौन से खनिज उत्पादक में देश का एकमात्र राज्य राजस्थान है। इसमें पूछ रखा है कि अपना पहला स्थान किसके अंदर है, एकमात्र उत्पादन यानी वो राजस्थान के अलावा कहीं नहीं होता, सीसा जस्ता वोलेस्टोनाइट या सेलेनाइट। ऑप्शन नंबर 2 है सीसा जस्ता बेराइट्स और मैग्नेसाइट। ऑप्शन नंबर 3 है जिप्सम सेलेनाइट लोहा एस्क, और ऑप्शन नंबर 4 आपके मैग्नीज वोलेस्टोनाइट और जिप्सम। तो बताइए भी वो खनिज जिसके अंदर राजस्थान का क्या है एकाधिकार, एकाधिकार जिसका राजस्थान के अंदर क्या आपके एकाधिकार है, वो कौन से खनिज समूह है इसके अंदर बताइए आप, वो कौन सा खनिज समूह है जिसके अंदर राजस्थान का एकाधिकार है। इसका आपके ऑप्शन का उत्तर हो जाएगा उत्तर नंबर 1, उत्तर नंबर 1 है सीसा जस्ता वोलेस्टोनाइट और सेलेनाइट, इनका राजस्थान के अंदर क्या है एकाधिकार है, यानी देश का एकमात्र राज्य राजस्थान है, जिसका उत्पादक कौन है, देश का एकमात्र राज्य राजस्थान है। वो कौन से खनिज है अपने सीसा जस्ता वोलेस्टोनाइट और सेलेनाइट, ऑप्शन नंबर 1 आपके बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलिए अपने खनिज देखते हैं कि राजस्थान में सीसा जस्ता सेलेनाइट व वोलेस्टोनाइट का एकमात्र उत्पादक राज्य है, ये अपने से पूछा था। इसके अलावा चांदी, कैल्साइट व जिप्सम का लगभग पूरा उत्पादन राजस्थान में होता है। इसके अलावा राजस्थान देश में वोल्क्ले, फास्फोराइट और ओक्रू, ये गेरू क्या होता है पता नहीं मेरे को, और स्टेनाइट और फेल्सपार व फायर क्ले का प्रमुख उत्पादक राज्य है। यानी राजस्थान में प्रमुख रूप से कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं वो अपने दे दिया, एकाधिकार वाले हो गए, प्रमुख रूप से उत्पादन वाले हो गए, और ये भी अपने प्रमुख रूप से खनिज हो गए जो यहाँ पर पाए जाते हैं। तो चलिए आगे, क्वेश्चन नंबर 3 जो आपकी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर ये आ गया, ठीक है, जनगणना से संबंधित है। राजस्थान में किस जनगणना वर्ष में सर्वाधिक जनसंख्या दशकीय वृद्धि दर यानी 10 वर्ष की वृद्धि दर पूछ रहा है, दशकीय वृद्धि दर अंकित की गई, दशकीय वृद्धि दर अंकित की गई। क्वेश्चन नंबर 3 बताइए भी जनगणना से संबंधित है, क्वेश्चन नंबर 3 आपके जनगणना से संबंधित है कि कौन से वर्ष के अंदर सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर, दशकीय वृद्धि दर आपके अंकित की गई है, बताइए जल्दी से, बताइए भी जल्दी से कौन सा ऑप्शन होगा इसके अंदर, ए बी सी डी।
तो इसका जो आपके सही उत्तर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी यानी 1981। और जो 1981 के अंदर सर्वाधिक क्या रहती है अपने दशकीय वृद्धि दर कितनी रहती है? 32.97। 32.97 अपने वर्ष आपके दशकीय वृद्धि दर यहाँ पर रहती है। तो उसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? 1987 ऑप्शन नंबर सी। बात करें अपने जनगणना की आगे, तो ये लीजिए भी, ये जनगणना थोड़ा बड़ा करें इसको, चलो। ये जनगणना 1981 में राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर 32.97 रही। जनगणना 2011 में राजस्थान में सर्वाधिक वृद्धि दर 21.3% रही। ये भी ध्यान रखना, क्वेश्चन आ सकता है सीधा सीधा, क्योंकि अभी तक अपने को 2011 वाली जनगणना ही पढ़नी है। जनगणना 1921 में राजस्थान में जनसंख्या वृद्धि दर -6 ध्यान रखना, -6.23 रही। यानी यहाँ पर जनसंख्या जो वृद्धि दर है वो माइनस में गई है। जनसंख्या वृद्धि दर कहाँ गई है? माइनस के अंदर। तो ये भी ध्यान रखना, 1921 का साल, 1921 का साल। इसके अलावा अपने जनगणना 1971 में 27.3% वृद्धि दर, 91 के अंदर 28.4% है, और जनगणना 2001 के अंदर अपने 28.41% वृद्धि दर रही। तो सर्वाधिक होगी ना 1981 में 32.97%, 32.97%। चले भी आगे, स्क्रीनशॉट वगैरह लेना तो ले सकते हो यहाँ से आप। चलिए नेक्स्ट चलते। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर कि राजस्थान में वंश संपदा से संबंधित है अपने ऑल ओवर जीके है। इसमें हिस्ट्री भी, इसमें ज्योग्राफी भी, इसमें कल्चर भी, इसमें पॉलिटी भी है, सब कुछ आ गया आपके इसके अंदर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, राजस्थान में किस प्रकार के वन सर्वाधिक पाए जाते हैं? रक्षित वन, आरक्षित वन, अवर्गीकृत या उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन के ऊपर है, उत्तर दीजिए जल्दी से इसका कि अपने यहाँ पर सर्वाधिक वन कौन से पाए जाते हैं? कौन से पाए जाते हैं? रक्षित, आरक्षित, वर्गीकृत या उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए भी कौन से वन सर्वाधिक पाए जाते हैं अपने राजस्थान के अंदर है? बताइए जल्दी से। बताइए बताइए। तो आपके प्रश्न नंबर 4 का जो उत्तर होने वाला है वो हो जाएगा ए उत्तर हो जाएगा आपके। कौन से वन है? रक्षित वन। ये अपने लगभग 56.49% पाए जाते हैं। 56.49%। कुल वन क्षेत्र का जो 56.49% भाग है वो कौन से वनों का है? रक्षित वनों का। कौन से वनों का होगा? रक्षित वनों का। चलिए देखते हैं इसके बारे में अपने। ये रहा कि प्रशासनिक प्रतिवेदन 2021-22 पर अपने जो प्रशासनिक प्रतिवेदन आता है, वन रिपोर्ट आती है, ये वन विभाग द्वारा जारी की जाती है, राजस्थान वन विभाग द्वारा। इस रिपोर्ट के अनुसार राज्य के कुल वन क्षेत्र के 56.49% भाग पर रक्षित वन है। कौन से वन है? रक्षित वन, जो क्या है अपने सर्वाधिक है, जो सर्वाधिक वन क्षेत्र है। बात की जाए राज्य में सर्वाधिक रक्षित वन जो कुल प्रशासनिक वन क्षेत्र का 56.49% भाग है। इसके अलावा अवर्गीकृत वन कितना है? 6.46%। 6.46%। आरक्षित वन कुल वन का कितना प्रतिशत भाग है? 37.03%। 37.03%। ये अपने आरक्षित वन 37.0, अवर्गीकृत 6.46%, और अपने रक्षित वन कितना हो जाएगा? 56.49%। ये अपनी वन संपदा से संबंधित क्वेश्चन का पूरा अपने पास क्या आ चुका है डाटा। चलिए भी आगे नेक्स्ट, ये लीजिए भी नेक्स्ट चले अपने कि क्वेश्चन नंबर 5 आपके कि राज्य के निम्नलिखित बेसिनों में से कहां अधिकतम बीहड़ भूमि पाई जाती है? बीहड़ क्या पूछ रखा इसने? बीहड़ भूमि, सर्वाधिक बीहड़ भूमि किस बेसिन में पाई जाती है? चंबल बेसिन में, बनास बेसिन में, लूनी बेसिन में, या मध्य माही बेसिन के अंदर? क्योंकि मध्य माही अपने क्षेत्र में आता है, बाकी तो उधर शुरुआत और अंत तो गुजरात और आपके मध्य प्रदेश में होती है, तो माही का मध्य भाग अपने यहाँ पर आएगा।
तो बताइए भी जल्दी से, बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा कि कौन सा जो बेसिन है उसमें बेहड़ क्षेत्र पाया जाता है, सर्वाधिक अधिकतम बेहड़ भूमि पाई जाती है। और बेहड़ के लिए जिस नदी क्षेत्र को जाना जाता है वो कौन सी है अपनी, चंबल नदी। कौन सी नदी, चंबल नदी। तो इसमें क्या हो जाएगा अपने ऑप्शन नंबर 1 चंबल बेसिन आ जाएगा, चंबल बेसिन। कौन सा आ जाएगा आपके, चंबल बेसिन। इसमें सर्वाधिक क्या पाया जाता है आपके, बीहड़ क्षेत्र पाया जाता है। चलिए इसके बारे में देखते हैं अपने चंबल नदी के बारे में। तो राजस्थान में सर्वाधिक बीहड़ भूमि चंबल बेसिन में पाई जाती है। बात की जाए चंबल नदी की तो इसका जो उद्गम होता है, उद्गम कहाँ पर होता है, जन्ना पाव की पहाड़ी, जन्ना पाव की पहाड़ी, जन्ना पाव की पहाड़ी, मध्य महू जिला मध्य प्रदेश में इसका क्या होता है, उद्गम होता है। ये चंबल नदी किसकी सहायक नदी है, तो ये आगे जाकर आपके यमुना नदी में मिल जाती है। कौन सी नदी में मिल जाएगी, यमुना नदी में मिल जाती है। चंबल नदी अपना जल कहाँ पर डालती है, तो ये बंगाल की खाड़ी में। कहाँ पर आपके, बंगाल की खाड़ी में अपना जल डालती है। कौन सी नदी, चंबल नदी, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। राजस्थान की सबसे लंबी नदी है, उद्गम होता है मध्य प्रदेश के अंदर, राजस्थान में बहती हुई एमपी में चली जाती है, और वहां पर किस नदी में मिल जाएगी, यमुना नदी में मिलकर कहाँ चली जाती है, यमुना से गंगा में, गंगा से सीधे आपके बंगाल की खाड़ी में चली जाती है। इस चंबल नदी की बात की जाए तो इसके ऊपर अभी 4 बांध बने हुए हैं। बांध कितने हैं, 4 बांध। कौन कौन सा, पहला है गांधी सागर बांध, जो कहां पर है, एमपी के अंदर, गांधी सागर बांध। दूसरा है राणा प्रताप, राणा प्रताप सागर बांध, जो कहां पर आपके चित्तौड़गढ़ जिले के अंदर है। तीसरा जो बांध है वो आपकी जवाहर सागर, जवाहर सागर कोटा के अंदर। और चौथा अपने कोटा बैराज, चौथा कौन सा है, कोटा बैराज। बैराज का मतलब ये अपने क्या होता है, बांध। ये भी कहां पर है, कोटा के अंदर, ठीक है। तो ये अपनी चंबल नदी से संबंधित कुछ और बातें हो गई। अब अपने आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 आ गया आपके, ये लीजिए भी। क्वेश्चन नंबर 6 है कि उदयपुर राजसमंद क्षेत्र का सर्वाधिक शिखर कौन सा है। अपने 4 चोटियां दे रखी इसमें, जरगा है, कमलनाथ है, शायरा है और अचलगढ़ है। इसमें पूछा क्या है कि इस उदयपुर और राजसमंद वाले क्षेत्र का, सिरोही नहीं दिया इसमें, सिरोही का तो अपने गुरु शिखर हो जाता। तो इसका सर्वाधिक सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है, सर्वोच्च शिखर कौन सा है, किस क्षेत्र का, उदयपुर और राजसमंद वाले क्षेत्र का, ठीक है। तो इसमें अपने ऑप्शन क्या हो जाएगा, बताओ जल्दी से, जरगा, कमलनाथ, शायरा और अचलगढ़। अचलगढ़ तो वैसे ही कट जाएगा क्योंकि ये तो कहां पर है, सिरोही के अंदर है। जरगा कहां पर है, उदयपुर के अंदर है। और कमलनाथ अपने राजसमंद में है क्या, कमलनाथ देख लेना, मेरे हिसाब से राजसमंद में है। तो अपने बताओ अब इसका उत्तर क्या हो जाएगा, सर्वोच्च चोटी कौन सी है, उदयपुर और राजसमंद की। तो इसमें अपने हो जाएगा जरगा। कौन सी है, जरगा, 1431 मीटर है क्या। ये लो, उदयपुर और राजसमंद क्षेत्र की सर्वोच्च चोटी जरगा है, जिसकी ऊंचाई 31 आपके 1431 मीटर है। दक्षिणी अरावली की सर्वोच्च चोटी, दक्षिणी अरावली की सर्वोच्च चोटी कमलनाथ 1001 मीटर। दक्षिणी अरावली होगी क्या, दक्षिणी अरावली की सर्वोच्च चोटी कमलनाथ 1001 मीटर, शायरा 900 मीटर, अचलगढ़ अपने 1380 मीटर, सिरोही के अंदर, और कुंभलगढ़ 1224 मीटर। इसमें ये थोड़ा गलत हो गया ना, दक्षिणी अरावली, ये पूरी अरावली होगी अपने, तो इसमें इधर वाला, अच्छा वैसे दक्षिणी दे सकता है, ये आपके राजसमंद के अंदर है कमलनाथ, ठीक है। तो सर्वोच्च चोटी वैसे तो हो गई है, देख लेना भी, ठीक है। ये अपने उत्तर भाग हो गया, ये दक्षिणी भाग हो गया। तो ये लाइन शायद मेरे हिसाब से गलत होनी चाहिए, बाकी आप कमेंट करके बताना भी सही है या गलत है। मेरे हिसाब से तो गलत है, क्योंकि अपने दक्षिणी अरावली की सर्वोच्च चोटी तो गुरु शिखर है, 1727 या 1722 मीटर, ठीक है। नेक्स्ट अपने की बकरी वाला पेट्रोलियम खनन क्षेत्र किस जिले में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 7 है, बकरी वाला पेट्रोलियम क्षेत्र
पेट्रोलियम खनन क्षेत्र है वो किस जिले में स्थित है? अपने जिले दे रखे हैं, नाम क्या है अपने? बकरीवाला। किस काम आता है? पेट्रोलियम खनन के क्षेत्र में। यहाँ से अपने क्या निकाला जाता है? पेट्रोलियम। जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर या जालौर। बताइए क्या होगा इसका उत्तर? क्या होने वाला है इसका उत्तर? बताइए भी जल्दी से, क्या होने वाला है इसका उत्तर? बताइए बताइए इसका उत्तर क्या होने वाला है? बकरीवाला पेट्रोलियम क्षेत्र कहाँ? अपने जैसलमेर के अंदर। कहाँ पर है? जैसलमेर जिले के अंदर बकरीवाला पेट्रोलियम क्षेत्र कहाँ पर है? जैसलमेर जिले के अंदर। बात की जाए इसकी कि राजस्थान के प्रमुख पेट्रोलियम खनन क्षेत्रों में एक तो अपने बकरीवाला, एक कौन सा? मनोहर टिब्बा, एक कौन सा? तन्नोट। तन्नोट माता वाला तन्नोट हो गया। इसके अलावा एक अपने डांडे वाला, एक गोटारू, और एक चिन्ने वाला व बागे वाला। ये सभी के सभी क्षेत्र कहाँ पर है? जैसलमेर के अंदर। कौन सा? बकरी वाला। इसके अलावा मनोहर टिब्बा, इसके अलावा तन्नोट, इसके अलावा अपने कौन सा है? डाडे वाला और गोटारू, चिन्ने वाला। ये सभी क्षेत्र कहाँ पर है अपने? तो चलिए भी अपने हो गए। ये तो कहाँ पर है? आपके जैसलमेर के अंदर बकरी वाला पूछ रखा है, तो कहाँ पर होगा? जैसलमेर के अंदर। इसके अलावा अपने भाग्य शक्ति और मंगला, ये दोनों के दोनों अपने तेल के कुएं हैं, भाग्य शक्ति और मंगला। और ये कहाँ पर है? अपने बाड़मेर के अंदर। भाग्य शक्ति, मंगला, ऐश्वर्या, ये सभी के सभी कहाँ पर है? अपने बाड़मेर क्षेत्र के अंदर। ठीक है, चले भी नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपके 8। 8 में क्या दे रखा है? 8 नंबर क्वेश्चन ये लोग दिखाई नहीं दे रहा तो बड़ा कर देते हैं। इसमें अपने जलवायु किससे संबंधित है? जलवायु से संबंधित है। त्रिवार्षिक का किसका पूछ रखा है आपने? त्रिवार्था का जलवायु वर्गीकरण पूछ रखा है इसमें कि त्रिवार्षिक के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार पूर्वी राजस्थान का क्षेत्र, ईस्ट राजस्थान, पूर्वी राजस्थान का क्षेत्र किस जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आता है? तो बताइए भी जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 8 का क्या हो जाएगा? त्रिवार्था का जो जलवायु वर्गीकरण इसके अनुसार किस क्षेत्र में आएगा? बताइए बताइए, पूर्वी राजस्थान है वो किस क्षेत्र में आ जाएगा? तो पूर्वी राजस्थान त्रिवार्थिक के अनुसार किस में आएगा? अपने सी ए डब्ल्यू के अनुसार आएगा। तो ऑप्शन नंबर बी अपना सही हो जाएगा। त्रिवार्थिक के अनुसार CAW के अंदर आ जाएगा। अपने देखे इसके बारे में और जलवायु वर्गीकरण। तो त्रिवार्थ, ये लो भाई थोड़ा बड़ा कर देते हैं। त्रिवार्ती के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार पूर्वी राजस्थान का क्षेत्र CAW यानी अर्ध उष्ण आर्द्र प्रदेश के अंदर आता है। इसके अलावा त्रिवार्ती के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार AW में उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु प्रदेश राज्य में दक्षिणी पूर्वी भाग में आता है। AW कहाँ पर आएगा? दक्षिणी पूर्वी भाग के अंदर है। इसके अलावा त्रिवार्ती के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार BSH यानी उष्ण और अर्ध उष्ण स्टेपी जलवायु, ये अपने प्रदेश में मध्य और पश्चिमी उत्तरी राजस्थान का क्षेत्र आता है। और त्रिवार्ती के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार BWH यानी उष्ण मरुस्थलीय क्षेत्र कहाँ पर आएगा? बीकानेर और जैसलमेर क्षेत्र में आ गया। ठीक है, तो ये पूरा त्रिवार्ती का जलवायु वर्गीकरण आ गया आपके सामने। और आंसर का उत्तर क्या हो जाएगा? अपने BCAW। ठीक है, क्योंकि पूर्वी राजस्थान पूछा था उसने, वो आ गया भी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर ये रहा भी। बताइए भी जल्दी से। अपने इसमें 4 कथन दे रखे हैं, अपने को क्या करने हैं? विचार करना है इन कथनों के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 9 है, चारों कथनों पर क्या करना है? विचार। विचार करके इनमें से सही को कूट दे रखा है इनका, ये क्या है? अपने कूट है, इसके अनुसार अपने को सही बताना है। पहला कथन क्या है कि जयसमंद झील के पूर्व में विच्छेदित व अपर्दित लसाड़िया पठार है।
कथन नंबर 2 है कि घग्गर नदी के तल को स्थानीय भाषा में नाली कहा जाता है। कथन नंबर 3 है शेखावाटी प्रदेश को बंगर प्रदेश के नाम से जाना जाता है। कथन नंबर 4 है अर्ध शुष्क प्रदेश में शेखावाटी और लूणी बेसिन शामिल है। अब अपने इसमें नीचे कूट बना के दे दिए, तो बताइए भी कौन सा सही होगा इसके अंदर आपका, बताइए। ये नीचे कूट आपके 1, 2 और 4 सही, 3 गलत, इस प्रकार आपके कूट दिए हुए, तो बताइए कौन सा सही होगा। तो इसमें अपना हो जाएगा 3 नंबर गलत दे रखा है, तो ये तो वैसे ही गलत हो गया। और इसमें लूणी नदी, लूणी बेसिन नहीं आएगा, तो मतलब 4 वैसे गलत है। अपना ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा अपना, नहीं बी तो नहीं होगा इसके अंदर, सी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा अपना, सी सही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर अपना सी सही हो जाएगा, ठीक। हाँ सी होगा ना, बिल्कुल सही है। चारों चारों का ऑप्शन नंबर अपना सी सही हो जाएगा। विपेंद्र, हाय विपेंद्र वर्मा, हाय, थैंक यू विपेंद्र जी, स्वागत आपका क्लास के अंदर। और आपसे रिक्वेस्ट है कृपया क्लास को एक बार शेयर कीजिए और उत्तर बताइए। क्लास को अपने शेयर कीजिए और उत्तर बताइए इसका। मेरे हिसाब से तो अपने 1, 2, 3 और 4 चारों कथन, चारों की चारों सही है ना। शेखावाटी और लूणी बेसिन में, हाँ ये 4 आपका सही है, ठीक है। तो इसका आपने डिस्क्रिप्शन देखें अगर, तो लसाड़िया का पठार जयसमंद झील के पूर्व में विच्छेदित व अपर्दित क्षेत्र है, ये बिल्कुल सही बात है। इसका गिरवा उदयपुर के आसपास में पाए जाने वाली अर्धचंद्राकार तस्त्रीनुमा पहाड़ियां, जिसमें हवा एक बार आ तो जाती है लेकिन कई देर तक, कई समय, काफी समय तक बाहर नहीं निकल पाती, इधर उधर पहाड़ियों में घूमती रहती है। वो अपने गिरवा, गर्दन के समान पहाड़ियां हैं। गिरवा अपने नॉर्मल भाषा में शब्द लेते हैं कि गिरवा ला गया, वो गिरवा ये। घग्गर नदी के तली को अपने नाली कहा जाता है। घग्गर नदी जिसका उद्गम हिमाचल प्रदेश में होता है, शिवालिक की पहाड़ियों से, अपने हिमाचल से पंजाब, राजस्थान ऐसे आती है और अपने पाकिस्तान में चली जाती है। तो इसको अपने हनुमानगढ़ के अंदर क्या कहा जाता है, नाली या पाट के नाम से जाना जाता है। और पाकिस्तान में इसे हकरा, पाकिस्तान के फोर्ट अब्बास चली जाती है तो उसे अकरा के नाम से भी जाना जाता है। शेखावाटी प्रदेश को बंगर के नाम से जाना जाता है, नॉर्मल बात है तो अपने पढ़ते हैं शेखावाटी प्रदेश बंगर। और राज्य के अर्ध शुष्क प्रदेश का विस्तार, घग्गर बेसिन शेखावाटी प्रदेश नागौरी उच्च भूमि व लूणी बेसिन में है। अर्ध शुष्क उसको 4 भागों में बांटते हैं, पहला घग्गर प्रदेश, उसके बाद में अपने शेखावाटी, उसके बाद में अपने नागौरी उच्च भूमि और उसके बाद में लूणी नदी। तो अपने चारों के चारों उधर कथन सही, तो अपना आसमान नंबर 4, उसमें 3 था ना, 3 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 आपकी जनजातियों से संबंधित है। और जनजातियों से जो आपके क्वेश्चन संबंधित है वो आपके की राजस्थान में डामोर जनजाति मुख्यतः किन जिलों में निवास करती है। डामोर जनजाति पूछ रखी है, कौन सी जनजाति है, डामोर जनजाति। कौन सी जनजाति, डामोर जनजाति। इसमें ऑप्शन दे रखा है आपके डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर। ऑप्शन नंबर बी है भरतपुर, अजमेर, अलवर। ऑप्शन नंबर सी है आपके सिरोही, पाली और जालौर। ऑप्शन नंबर डी आपके अलवर, भरतपुर और धौलपुर। तो बताइए भी डामोर जनजाति कहाँ पाई जाती है, डामोर जनजाति कहाँ पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन के ऊपर है, बताइए भी। तो ये जो डामोर जनजाति पाई जाती है राजस्थान के अंदर, सर एसएससी की आंसर की आ गई है। अच्छा एसएससी की आंसर की आ गई है क्या, तो अच्छी बात है। अभी तो अपने ये सोल्व करवा रहे हैं, एसएससी की आंसर की आ गई है विपेंद्र जी। तो आप मिला लो अपने कितने हुए आपके। अभी तो ये टेस्ट चल रहा है तो अभी ये पूरा होगा फिर देखेंगे। आपने दिया था क्या एग्जाम, आपके कितने सही हो रहे हैं। तो चलिए इसका उत्तर बताइए भी, डामोर जनजाति राजस्थान में कहाँ पाई जाती है। डैश से डामोर, डैश से डूंगरपुर, जहां डूंगरपुर है उसी में कर दो, यानी दक्षिणी राजस्थान में पाई जाती है। तो डूंगरपुर, बांसवाड़ा और उदयपुर क्षेत्र में कौन सी जनजाति पाई जाती है, डामोर जनजाति। कौन सी जनजाति पाई जाती है आपके, डामोर जनजाति। कहाँ पाई जाती है, डूंगरपुर, उदयपुर और बांसवाड़ा क्षेत्र में। कौन सी जनजाति, डामोर। ऑप्शन नंबर आपके उत्तर नंबर, इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही, ठीक है। तो इसके डिस्क्रिप्शन की ओर चले अपने। राजस्थान में डामोर जनजाति मुख्यतः
डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर में निवास करती है। इस क्षेत्र को डामरिया क्षेत्र भी कहा जाता है, जहां पर डामोर जनजाति निवास करती है, इसे क्या कहा जाता है, अपने डामरिया क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। बात की जाए ग्रासिया जनजाति की, तो ग्रासिया जनजाति अपने सिरोही के अंदर, ग्रासिया, सिया मतलब सिरोही, आबू रोड, पिंडवाड़ा, ये सिरोही के अंदर, बाली की, आपके पाली की बाली तहसील और गोगुंदा, कोटड़ा, उदयपुर में निवास करती है। डामोर, अच्छा फिर डामोर जनजाति सर्वाधिक सिमलवाड़ा पंचायत समिति है, सिमलवाड़ा डूंगरपुर के अंदर, यहाँ पर आपके डामोर जनजाति सर्वाधिक निवास करती है। तो ये अपने जनजातियों से संबंधित होगी। आ जाए आपके की भील जनजाति, तो भील जनजाति सर्वाधिक कहाँ पाई जाती है, आपके उदयपुर और चित्तौड़गढ़ वाले क्षेत्र में। आ जाए मीणा जनजाति, तो कहाँ पाई जाती है, जयपुर के अंदर। अपने जनजातियों की बात कर ले, सबसे पहले कौन सी जनजाति, मीणा जनजाति, कहाँ पर है, जयपुर के अंदर। कहाँ पर पाई जाती है, जयपुर के अंदर। उसके बाद में बड़ी जनजाति अपने भील, और भील कहाँ पाई जाएगी, उदयपुर के अंदर है। नंबर 3 पर आपके ग्रासिया, ग्रासिया जनजाति कहाँ पर पाई जाती है, सिरोही के अंदर। ग्रासिया जनजाति कहाँ पाई जाएगी, सिरोही के अंदर। इसके अलावा अगर अपनी बात की जाए, ग्रासियों के बाद में बात की जाए अपने, तो जनजाति आती है आपके शहरिया, और शहरिया शहर में नहीं बाहर पाई जाती है, तो 12 जिले के अंदर। और कौन सी रहेगी, शहरिया। इसके बाद में अपने डामोर, डामोर कहाँ पाई जाती है, डूंगरपुर के अंदर। डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, ये अपना अभी क्वेश्चन नहीं था। नेक्स्ट अपनी जनजाति कौन सी रह गई, एक आपके कंजर, कंजर पाई जाती है कोटा वाले क्षेत्र के अंदर। कोटा, डूंगरपुर, बांस, आपके कोटा, बूंदी, इस क्षेत्र में कौन सी जनजाति, कंजर। और एक आपके सांसी जनजाति, और जो सांसी पाई जाती है ये आपके भरतपुर के अंदर। कालबेलियों की बात की जाए, कालबेलिया की जाति है भी, कालबेलिया जनजाति नहीं है। और कालबेलिया कहाँ पाई जाती है, आपके बीकानेर वाले क्षेत्र के अंदर, ठीक है। तो ये पूरी की पूरी जनजातियां कौन सी कहाँ पाई जाती है। चले भी नेक्स्ट, दिख रहा है ना, बिल्कुल साफ दिख रहा है सब, ये लो भी। नेक्स्ट अपने क्वेश्चन नंबर 11 की सीमा सड़क संगठन, सीमा सड़क संगठन BRO, सीमा सड़क संगठन की स्थापना किस वर्ष की गई, सीमा सड़क संगठन की स्थापना किस वर्ष की गई थी, बताइए भी जल्दी से। कि सीमा सड़क संगठन की स्थापना किस वर्ष की गई थी। क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन के ऊपर है, तो बताइए कब की गई थी, 1960 में, 1964 में, 1988 या 1958 के अंदर, बताइए जल्दी से। सीमा सड़क सुरक्षा की जो स्थापना है वो किस वर्ष की जाती है, बताइए जल्दी से, आपके सामने है अभी। तो इसकी जो स्थापना की जाती है वो की जाती है आपके 1960 के अंदर। कब की जाती है, 1960। ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा आपके, बिल्कुल सही, ठीक है, 1960 के अंदर। सीमा सड़क संगठन, सीमा सड़क संगठन BRO की स्थापना 1960 में की गई। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की स्थापना अक्टूबर 1964 में की गई। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम 1964 के अंदर। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI का गठन 1988 में किया गया। और अपने रिडकोर, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर अपने डेवलपमेंट कारपोरेशन ऑफ राजस्थान, इसकी स्थापना 2004 के अंदर। तो देखिए कितने आपके 1 2 3 4 पॉइंट यहाँ से क्लियर हो रहे हैं। एक क्वेश्चन से कितने पॉइंट है, 4 पॉइंट हो रहे हैं। तो आप यहाँ से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, इनके आसपास ही क्वेश्चन आएगा, इसके अलावा क्वेश्चन आने की कोई संभावना आसपास से नहीं है। तो जो जो क्वेश्चन है उनके आसपास से ही क्वेश्चन आने की संभावना होती है, वो अपन ने यहाँ पर इकट्ठे कर दिए, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चले अपने आगे, ये लो क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सी नदी लूणी नदी की सहायक नदी नहीं है, लूणी की सहायक नदी नहीं है। जोजड़ी, मीठड़ी, लालड़ी, इड़ती, कालती, दौड़ती, बालड़ी, ये सभी किसकी नदी है, किसकी सहायक नदी अपने लूणी की। उसने पूछा है कि कौन सी नहीं है, तो सागी, मीठड़ी, मेनाल, लीलड़ी। मेनाल नहीं है ना, मेनाल इसकी नहीं होगी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपके सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा आपके, बिल्कुल सही हो जाएगा।
बात की जाए लूणी नदी की, तो मैलाल जो नदी है वो बनास की सहायक नदी है। लूणी की सहायक नदी सागी, मीठड़ी, लेलड़ी, जवाई, सुकड़ी, बांडी, ये किसकी सहायक नदी है? अपने लूणी नदी की सहायक नदियां है। लूणी नदी की सागी, मीठड़ी, दिलड़ी, जवाई, सुकड़ी और बांडी, ये किसकी सहायक नदियां है? लूणी की। और मैनाल किसकी सहायक नदी है? बनास नदी की। ठीक है, नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा क्षेत्र प्रमुख अलसी उत्पादक है? अलसी अपने एक दाल होती है, अलसी क्या होती है? अपने के दाल होती है। तो अलसी उत्पादक क्षेत्र पूछा है कि कौन सा क्षेत्र अपने अलसी उत्पादक क्षेत्र है प्रमुख राजस्थान का? हाड़ौती क्षेत्र, उत्तरी क्षेत्र, उत्तर पश्चिमी क्षेत्र और घग्गर क्षेत्र। तो बताइए भी, क्वेश्चन नंबर 13 आपकी स्क्रीन के ऊपर है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? बताइए जल्दी से, आंसर जल्दी आने चाहिए भी आपके। अब देखिए अपने किस क्षेत्र के अंदर आते हैं? अपने उत्तरी क्षेत्र में। अपने तो अलसी नहीं होती, कईयों को तो नाम ही नहीं पता भी अलसी कुछ होती है भी या नहीं होती, कईयों तो इस अलसी के बारे में पता ही नहीं है। हाँ तो बताइए भी, आपके आंसर आने चाहिए भी। तो अलसी कहाँ पर होगी? पठारी क्षेत्र के अंदर। अलसी कहाँ पर होती है? पठारी क्षेत्र में। तो ऑप्शन नंबर 1 हाड़ौती का पठार आपके बिल्कुल सही हो जाएगा। हाड़ौती क्षेत्र के अंदर आपके अलसी हो जाएगी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा। तो हाड़ौती का पठार यानी कि दक्षिणी पूर्वी राजस्थान, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान बात की जाए तो दक्षिणी पूर्वी जो राजस्थान है इसके अंदर अपने क्या होती है? अलसी होती है। राजस्थान में प्रमुख अलसी उत्पादक क्षेत्र में हाड़ौती, जिसके अंदर कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ राजस्थान ये आ जाएंगे। अलसी कहाँ पर होती है? हाड़ौती क्षेत्र के अंदर। बात की जाए राजस्थान में कपास के प्रमुख उत्पादक जिले, हनुमानगढ़, श्री गंगानगर अपनी होती है कपास, तो अपने क्या हो गए? कपास के प्रमुख उत्पादक जिले हनुमानगढ़, चूरू, श्री गंगानगर, बीकानेर में प्रमुख रूप से चना भी होता है। अपने यहाँ पर चना भी होता है, इधर चूरू साइड में तो चना ही होता है, और साथ में क्या होती है? अपनी कपास भी होती है। तो अलसी कहाँ पर होगी? हाड़ौती के अंदर। कपास और चीना अपने यहाँ पर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा कि ग्वालियर हिस्ट्री का क्वेश्चन है भी, कि ग्वालियर प्रशस्ति किस प्रतिहार शासक को आंध्र उपाधि दे रखी? इसकी क्या दे रखी है? उपाधियां यानी उपनाम। आंध्र, अनर्त, मालव, किरात और मत्स्य आदि प्रदेशों का विजेता बताती है। कौन सा प्रतिहार राजा है जिसने मत्स्य, किरात, मालव, अनर्त और आंध्र प्रदेश को जीत लिया था? आंध्र प्रदेश वो नहीं है, आंध्र इसी क्षेत्र को बोला जाता है अपने। बताओ भाई, कौन सा ग्वालियर प्रशस्ति के अनुसार और कौन सा प्रतिहार शासक था जिसने इस क्षेत्रों को जीत लिया था? बताओ भी जल्दी से, आपके क्वेश्चन के आंसर आने चाहिए। पहला है नागभट्ट द्वितीय, मिहिर भोज, वत्सराज और महेंद्रपाल। बताइए कौन सा होगा? तो इस मिहिर भोज को कहा जाता है प्रतिहारों का प्रथम पितृहंता। प्रथम पितृहंता कौन है आपके? मिहिर भोज, जिसने अपने पिता रामभद्र की क्या कर दी थी? हत्या, जिन्होंने अपने पिता रामभद्र की हत्या कर दी थी। और ये मिहिर भोज प्रतिहारों का सबसे शक्तिशाली शासक है, सबसे शक्तिशाली शासक यही था अपने। तो इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा आपके? ऑप्शन नंबर 1 नागभट्ट। नागभट्ट सेकंड था, उन्होंने आंध्र आपके अनर्त, मालव, मत्स्य इस प्रदेशों को जीत लिया था। इन प्रदेशों को ये जीत लेता है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपके आंध्र, आपके नागभट्ट, सेकंड उत्तर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, बात की जाए इसकी तो वत्स्यराज का उत्तराधिकारी नागभट्ट सेकंड था, जिसने कन्नौज में प्रतिहार प्रभुसत्ता की स्थापना की। कन्नौज के अंदर अगर प्रतिहारों राज्य की स्थापना करने वाला वो भी कौन था? अपने नागभट्ट
सेकंड, नागभट्ट सेकंड था। ग्वालियर प्रशस्ति नागभट्ट सेकंड को आंध्र, अनर्त, मालव, किरात और तुरुस्क, वत्स्य और मत्स्य आदि प्रदेशों का विजेता बताते। वत्स्य का मतलब इधर अपने जैसलमेर वाला क्षेत्र, ठीक है। नागभट्ट सेकंड के समय प्रतिहारों ने कन्नौज से शासन कार्य शुरू कर दिया और राजस्थानी क्षेत्रों पर उनके सामंतों का अधिकार हो गया था। अपने देखते हैं कि जैसे यहाँ से नागभट्ट प्रथम यानी प्रतिहार चले गए थे, तो प्रतिहारों के जाने के बाद यहाँ पर चौहान उनके सामंत के रूप में कार्य करते हैं। जो चौहान थे प्रारंभ में किसके सामंत थे? अपने प्रतिहारों के सामंत थे। तो चलिए भी नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा अपना हिस्ट्री का ही क्वेश्चन है। फिर हल्दी घाटी युद्ध में क्वेश्चन नंबर 15, हल्दी घाटी युद्ध में राणा प्रताप के जीवन को संकट में देखकर किसने मुकुट धारण किया था? किसने प्रताप का मुकुट धारण करता है? ऑप्शन आपके सामने है। मैं इतने पानी पी लेता हूं, इतने आप इसका आंसर बताइए। तो क्या पूछ रखा है? हल्दी घाटी युद्ध कब हुआ था? हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी के अंदर किस जिले में हुआ था? वर्तमान का जो राजसमंद जिला है, हल्दी घाटी अपने राजसमंद जिले में हुआ था युद्ध। किस किस के मध्य होता है? एक तरफ थे अपने मेवाड़ के शासक प्रताप और सामने मुगल बादशाह अकबर। दोनों के मध्य होता है। प्रताप की इसमें क्या होती है? विजय। प्रताप की क्या होती है? विजय। प्रताप के मुख्य सेनापति कौन थे? हाकिम का सूर और कृष्णदास चुंडावत। और अकबर का मुख्य सेनापति बनकर कौन आया था? मेवाड़ आमेर का शहजादा मान सिंह। इस युद्ध के अंदर जो हाकिम का सूर है इसका प्रमुख सेनापति था। कृष्णदास चुंडावत प्रताप के सेनापति थे। राम साहेब तंवर ग्वालियर के शासक हुआ करते थे जो प्रताप की तरफ से युद्ध लड़ने आए थे। आपके ऑप्शन हो जाएगा जाला बिद्दा। जाला बिद्दा। जाला बिद्दा ने प्रताप का मुकुट धारण किया था और उन्हें सुरक्षित हल्दी घाटी से बाहर जाने के लिए विवश कर दिया था। और बात की जाए कि राणा सांगा का मुकुट किन्होंने धारण किया था, तो जाला अज्जा ने। सांगा का मुकुट धारण कौन करता है? जाला अज्जा। इसमें अपने दे रखा है कि 18 जून 1576 को खमनोर के पास मुगल सेना का राणा प्रताप से युद्ध हुआ। खमनोर का युद्ध भी बोला जाता है इसे, जो इतिहास में हल्दी घाटी युद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुआ। हल्दी घाटी युद्ध में मुगल सेना का मुख्य सेनापति आमेर का मानसिंह था, जबकि प्रताप की तरफ से हरावल के अंदर हाकिम का सूर नेतृत्व कर रहा था। युद्ध में राणा प्रताप के जीवन को संकट में देखकर जाला बिद्दा ने, किन्होंने? जाला बिद्दा ने, या जाला मान भी बोला जाता है इनको, जाला मान या जाला बिद्दा ने प्रताप का मुकुट धारण किया और प्रताप को युद्ध भूमि से दूर भेज दिया। तो इसका आंसर अपने जाला बिद्दा, ठीक है। आ जाए कि राणा सांगा का मुकुट किन्होंने धारण किया था? राणा सांगा का मुकुट किन्होंने धारण किया था? खानवा युद्ध में। कौन से युद्ध में? आपके खानवा युद्ध में। खानवा युद्ध कब होता है? 1527 के अंदर है। इसमें राणा सांगा का जो मुकुट धारण करता है, मुकुट धारण करने वाला व्यक्ति था, उसका नाम था आपके जाला अज्जा। जाला अज्जा ने राणा सांगा का, और राणा सांगा और बाबर के मध्य खानवा का युद्ध हुआ था, जिसमें जाला अज्जा ने राणा सांगा का मुकुट धारण किया था। ये अभी क्वेश्चन नंबर 16 आपकी स्क्रीन के ऊपर है। कोटा का कौन सा शासक है? कोटा का कौन सा शासक मुगल उत्तराधिकार संघर्ष में दरमत के मैदान में लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुआ? कोटा का शासक पूछा है। बात की जाए दरमत के युद्ध की, दरमत के युद्ध की, तो ये होता है आपके 1658 ईस्वी के अंदर है। किस किस के मध्य लड़ा गया था? तो ये एक तरफ तो अपने शाहजहां था और मुगल उत्तराधिकार युद्ध है। कैसा युद्ध है? मुगल उत्तराधिकार युद्ध है। तो एक तरफ तो अपने कौन हो गए? शाहजहां, और सामने कौन था? शाहजहां का वैसे नेतृत्व करा था उसका बेटा दारा, और उसके सामने थे आपके औरंगजेब। औरंगजेब, कौन सी जेब? औरंगजेब। साथ में इसके था मुराद,
जो अपने गुजरात का क्या हुआ करता था, गवर्नर। औरंगजेब दक्षिण भारत का, मुराद आपके गुजरात का। इन दोनों के मध्य युद्ध होता है। शाहजहां की तरफ से लड़ने आया था आपके कौन सा शासक था, कोटा का, कोटा का शासक है। इसके अलावा शाहजहां का सेनापति था आपके जसवंत सिंह, जसवंत सिंह। मारवाड़ का जो शासक जसवंत सिंह था वो भी शाहजहां की तरफ से आया था। तो इसमें कौन सा हो जाएगा आपके, बताइए जल्दी से। कि माधो सिंह, माधो सिंह तो 1631 में कोटा की क्या करता है, स्थापना। माधो सिंह ने क्या किया आपके, कोटा की स्थापना कब, 1631 ईस्वी में क्या करता है, कोटा की स्थापना। कोटा का संस्थापक कौन है, स्थापना, स्थापना 1631 में माधो सिंह ने की है। जगत सिंह की बात की जाए तो ये आमेर के शासक हुआ करते थे। कहाँ के शासक थे जगत सिंह, आमेर के, आमेर के शासक है जगत सिंह। राम सिंह भी अपने आमेर, बूंदी और कोटा के शासक हुए। जो अपने कौन सा पूछा इसमें नहीं दे रखा, तो बच्चे कौन, मुकुंद सिंह हाड़ा। कौन से शासक थे, मुकुंद सिंह हाड़ा। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें आपके बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपके, डी बिल्कुल सही हो जाएगा। मुकुंद सिंह हाड़ा जो अपने माधो सिंह के पुत्र हुआ करते थे, ये लड़ने गए थे शाहजहां की तरफ से और युद्ध में क्या हो जाते हैं, वीर गति को प्राप्त। तो आंसर आपके क्या हो जाएगा, डी। आंसर क्या हो जाएगा आपके, डी। ठीक है, चलो भी इसमें और अच्छा दे रखा है। मुकुंद सिंह हाड़ा 1648 से 58 राव माधो सिंह का ज्येष्ठ पुत्र था। इसे मालवा, दक्षिण व कंधार के मुगल अभियानों में अपनी वीरता दिखाई थी। राव मुकुंद सिंह मुगल उत्तराधिकार युद्ध 1658-59 में होता है, में शहजादे दारा के पक्ष में औरंगजेब और मुराद के संयुक्त सेना से धर्मत के मैदान में लड़ते हुए क्या हो गए थे, वीरगति को प्राप्त हो गए थे। तो कौन थे अपने, मुकुंद सिंह हाड़ा। कौन से आपके, मुकुंद सिंह हाड़ा। ठीक है, ध्यान रखना भी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा भी आपकी स्क्रीन के ऊपर, कि मुगलों से वैवाहिक संबंध स्थापित करने वाला, मुगलों से वैवाहिक संबंध स्थापित करने वाला मारवाड़ का पहला राजा कौन सा था। मुगलों से वैवाहिक संबंध स्थापित करने वाला क्या पूछा इन्होंने, मारवाड़ का पहला शासक कौन सा था। बात की जाए मारवाड़ की, मारवाड़ के अंदर कौन सा वंश था, तो यहाँ पर अपने वंश मिलता है राठौड़ वंश। कौन सा वंश था मारवाड़ के अंदर, शासक देख लो इधर। मारवाड़ का कौन सा शासक था जिसने मुगलों से वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे, मारवाड़ में वंश कौन सा है, राठौड़। राठौड़ वंश का संस्थापक कौन है, राजस्थान के अंदर है, तो वो है राव सिंहा। राव सिंहा जी आए थे यहाँ पर अपने, तो राव सिंहा क्या हो गया, संस्थापक। बात की जाए कि मारवाड़ का पहला शासक जिसने मुगलों के अधीनता स्वीकार की, वो तो आपको ही बताना है इसमें। मारवाड़ के अंदर अपने राठौड़ वंश हो गया, और मारवाड़ में प्रमुख दुर्ग, प्रमुख दुर्ग कौन सा है, तो दुर्ग है अपने मेहरानगढ़, मेहरानगढ़, जिसका निर्माण किसने करवाया था, राव जोधा ने। और राव जोधा ने जोधपुर नगर भी बसाते हैं राव जोधा। और मारवाड़ का विलय राजस्थान में कब कर लिया जाता है, 30 मार्च 1949 को राजस्थान के अंदर इसका विलय कर लिया जाता है। तो राजस्थान यानी मारवाड़ का पहला शासक जिसने मुगलों से दीनता स्वीकार कर ली, उसका वैवाहिक संबंध स्थापित करता है वो आपके मोटा राजा उदय सिंह। कौन थे आपके, मोटा राजा उदय सिंह। बात की जाए जसवंत सिंह की, तो ये आपके जसवंत सिंह प्रथम है। और जसवंत सिंह जो प्रथम है ये अपने शाहजहां के समकालीन थे। किसके, शाहजहां प्लस औरंगजेब के समकालीन, औरंगजेब के समकालीन। इन्हीं का दरबारी, इन्हीं का दरबारी या इन्हीं का मंत्री हुआ करता था कौन, दुर्गा दास राठौड़। ठीक है, तो ये भी मारवाड़ के शासक थे। सूर सिंह अकबर के समकालीन था, अकबर के समकालीन सूर सिंह हुआ करता था। उदय सिंह भी अकबर के समकालीन था, इसने नागौर दरबार के अंदर, कहां पर है, नागौर दरबार कब लगा था, 1570 के अंदर। इसमें अकबर के अधीनता स्वीकार कर लेता है। और इसकी पुत्री हुआ करती थी, अपनी पुत्री का विवाह करवा दिया था इसने, किससे, जहांगीर से। जहांगीर या जिसे अपने सलीम के नाम से जानते, उससे इसने अपना क्या करवा दिया था, विवाह। गज सिंह भी मारवाड़ के शासक है, और गज सिंह भी अपने मारवाड़ के शासक है। ठीक है, ये रहा इधर 1583 ईस्वी में अकबर ने
उदय सिंह को मुगल अधीनता में मारवाड़ का शासक नियुक्त किया। यह चंद्रसेन का, चंद्रसेन जिसे प्रताप का अग्रगामी भी कहा जाता है, इसे अपने मारवाड़ का प्रताप भी कहा जाता है, ये मारवाड़ का अंतिम शासक था जिसने मुगलों से लोहा लिया था। तो अपने हो गया, अभी चंद्रसेन का भाई था। और उदय सिंह ने 1587 ईस्वी में अपनी पुत्री जोधाबाई, जिसका मूल नाम क्या था, जगत गोसाई, या जिस जोधपुर की राजकुमारी होगी तो जोधाबाई, मूल नाम क्या हो गया, जगत गोसाई, का विवाह जहांगीर के साथ किया। और इसका जो बेटा होता है वो खुर्रम, खुर्रम इसी पत्नी से उत्पन्न था, यानी खुर्रम शाहजहां इसी का बेटा था। और उदय सिंह मारवाड़ का पहला शासक है जिसने मुगलों से वैवाहिक संबंध स्थापित किए। ठीक है भाई, चले आगे। क्वेश्चन नंबर है 18, क्वेश्चन नंबर 18 आपकी स्क्रीन के ऊपर है। राजपुताना का वह शासक जो ब्रिज निधि के नाम से क्या लिखता था, कविता, ब्रिज निधि के नाम से कविताएं लिखता था, राणा कुंभा। और राणा कुंभा की उपाधियां क्या मिलती है, राजगुरु, राजगुरु। और क्या कहा जाता है राणा कुंभा को, राजगुरु, हालगुरु, हिंदू सुल्तान, हिंदू सुल्तान। बाकी इसकी बहुत सारी उपाधियां मिलती है, 200-250 उपाधि है कुंभा की। तो इसके बाद में अपने बात की जाए बिसल देव की, तो इससे अपने विग्रहराज, विग्रहराज चतुर्थ के नाम से जानते हैं। चौहान शासक हुआ करते थे, पृथ्वीराज चौहान के ताऊ जी हुआ करते थे। टोंक के अंदर बिसलपुर बांध बनवाया था और बिसलपुर नगर भी यही बसाते हैं। और प्रथम चौहान शासक जिन्होंने क्या कर ली थी आपके, दिल्ली विजय, दिल्ली क्या कर ली थी इन्होंने, विजय कर ली थी। नाटक कौन सा लिखा था इन्होंने, हरकेली, हरकेली नामक इन्होंने क्या लिखा था आपके, नाटक। ठीक है। अजमेर के अंदर संस्कृत पाठशाला का निर्माण करवाते हैं। अनूप सिंह की बात की जाए तो ये बीकानेर के शासक थे। कहाँ के शासक थे आपके, बीकानेर के शासक हुआ करते थे। और इनके समय एक उस्ता कला, कौन सी कला, उस्ता कला का स्वर्णकाल माना जाता है। उस्ता कला, उस्ता कला का क्या माना जाता है आपके, स्वर्णकाल, उस्ता कला स्वर्णकाल माना जाता है। बात की जाए स्वयं प्रताप सिंह की, तो ऑप्शन इसका स्वयं प्रताप सिंह हो जाएगा। ब्रज निधि नाम से क्या लिखते थे आपकी कविताएं। और इनके दरबार में क्या रहते थे, गंधर्व बाईसी, गंधर्व बाईसी, 22 विद्वान रहा करते थे अपने, जो नाच गाने अलग अलग फील्ड के अंदर महारत हासिल किए हुए थे। कोई ढोलक बजाने में, कोई नाचने में, कोई डांस में, कोई कविता में। तो इनका अलग ही रहने का निवास हुआ करता था। तो ब्रजनिधि के, ब्रजनिधि को कहा जाता था। और गंधर्व बाईसी अपने प्रताप सिंह, ये प्रताप सिंह है जो इन्होंने हवा महल का निर्माण करवाया था। कल वाले में क्वेश्चन था ना हवा महल, वो इन्होंने बनवाया। ठीक है, चले भी आगे। स्वयं प्रताप सिंह ब्रजनिधि उपनाम से कविताएं लिखते थे। इनकी कविताओं का संग्रह ब्रजनिधि ग्रंथावली के नाम से जाना जाता है। कविताएं किस नाम से जानी जाती है, ब्रजनिधि ग्रंथावली के नाम से। प्रताप सिंह ने जयपुर में एक संगीत सम्मेलन का आयोजन करवाया तथा राधा गोविंद संगीत सार नामक ग्रंथ भी लिखा। इनका ग्रंथ कौन सा है, राधा गोविंद संगीत सार, राधा गोविंद संगीत सार। स्वयं प्रताप सिंह के दरबार में 22 विद्वान रहते थे जिन्हें गंधर्व बाईसी के नाम से जाना जाता था। किस नाम से, गंधर्व बाईसी के नाम से जाना जाता था। ठीक है। नेक्स्ट बात की जाए तो किनके शासनकाल में अंग्रेजों ने प्रथम बार भरतपुर के लोहागढ़ के किले पर अधिकार कर लिया था। किनके शासनकाल में अंग्रेजों ने भरतपुर के लोहागढ़ दुर्ग पर अधिकार कर लिया था, अधिकार कर लिया था। तो अधिकार तो कभी कर ही नहीं पाए। वैसे तो क्वेश्चन ही गलत है, आक्रमण होगा भी। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा, अधिकार की जगह आप क्या करो, प्रथम बार आक्रमण होगा। वैसे तो क्या होगा, आक्रमण होगा। ठीक है, क्योंकि लोहागढ़ का किला तो कोई जीत ही नहीं पाया, अजय दुर्ग है, इसीलिए तो उसे लोहागढ़ के नाम से जाना जाता है। जवाहर सिंह, जवाहर सिंह, रणजीत सिंह, रणधीर सिंह या बलवंत सिंह। तो जवाहर सिंह ने अपने लोहागढ़ किले के अंदर जवाहर बुर्ज का निर्माण करवाया, जवाहर बुर्ज का निर्माण करवाया था। किसने, आपके जवाहर सिंह ने। इन्होंने दिल्ली विजय कर ली थी। इन्होंने, रणजीत सिंह ने इसके अंदर फतेह बुर्ज का, फतेह बुर्ज का निर्माण करवाया। किस उपलक्ष्य में निर्माण करवाया था, 1805
1805 ईस्वी में 1805 ईस्वी में अंग्रेज अधिकारी हुआ करता था आपके लॉर्ड लेक। लॉर्ड लेक ने इसके ऊपर 5 बार आक्रमण किया लोहागढ़ दुर्ग पर, 5 बार असफल रहा। तो उसने कहा भी ये तो जीता नहीं जा सकता, ये तो क्या है लोहागढ़ है। लॉर्ड लेक ने नाम दिया था इसको। इस उपलक्ष्य में कहा भी जीत हुई है अपनी रणजीत सिंह की, उन्होंने नाम करवा दिया था अपने फतेह बुर्ज का निर्माण करवाया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा रणजीत सिंह। ठीक है। आक्रमण क्यों किया था अंग्रेजों ने? क्योंकि रणजीत सिंह ने मराठा सेनापति जसवंत राव होलकर को क्या दे दी थी शरण। जसवंत राव होलकर को अपने यहाँ पर शरण देता है, इसीलिए अंग्रेज इनके ऊपर आक्रमण कर रहे थे कि हमें सौंपो जसवंत राव होलकर को। तो इन्होंने सौंपने से क्या कर दिया था मना, और इसके लिए उनके ऊपर क्या होता है आक्रमण। तो जिसमें अंग्रेजों की क्या हो जाती है हार। सितंबर 1903 में भरतपुर शासक रणजीत सिंह ने अंग्रेज सेनापति लॉर्ड लेक के साथ संधि की। अक्टूबर 1904 में रणजीत सिंह ने अंग्रेज विरोधी जसवंत राव होलकर को होलकर के साथ उनका साथ देकर संधि को तोड़ दिया। अंग्रेजों ने भरतपुर का घेरा डाल लिया, किला जीतने में असफल रहे। बलवंत सिंह के शासनकाल में अंग्रेजों ने प्रथम बार भरतपुर यानी लोहागढ़ को जीत लिया। कोई बलवंत सिंह आ जाएगा इसके अंदर। ठीक है, मेनली तो अपने एग्जाम के अंदर आता ही है। इधर बलवंत सिंह दे रखा है, इसका आंसर आप क्या कर लेना बलवंत सिंह। आंसर क्या हो जाएगा आपके बलवंत सिंह। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चित्तौड़ में त्रिभुवन नारायण का सुप्रसिद्ध मंदिर। अच्छा, त्रिभुवन नारायण का जो प्रसिद्ध शिव मंदिर है ये किसने बनवाया था? नाम देखो इसमें त्रिभुवन नारायण, लेकिन नारायण का नहीं है, भगवान शिव का है। भगवान विष्णु का नहीं, पर किसका है? भगवान शिव का मंदिर है। तो ये बनवाया था अपने भोज राजा परमार ने। कहाँ के राजा हुआ करते थे? मालवा के। मालवा का एक भोज अपने परमार शासक हुआ करता था मुंज का भतीजा था कौन? भोज। दोनों मिलकर चित्तौड़ पर अधिकार कर लेते हैं शक्ति सिंह के समय, और इस भोज ने अपने क्या बना देता है यहाँ पर चित्तौड़ के अंदर त्रिभुवन नारायण का मंदिर बनवा दिया। ठीक है। चित्रांगद मौर्य की बात की जाए तो इससे बप्पा रावल, इसने चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था। बप्पा रावल अपने एक प्रसिद्ध शासक हुआ है गोहिल वंश का, और राणा कुंभा तो आप जानते ही हो। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? भोज परमार। परमार शासक भोज अपनी विजयों और विद्यानुराग के लिए प्रसिद्ध था। भोज ने सरस्वती कंठाभरण, राज मृगाक, विद्वान जनक मंडल, समरा रागण, श्रृंगार मंजरी कथा, इसके अलावा क्रम शतक आदि ग्रंथों की रचना की है। तो भोज के ग्रंथ है। चित्तौड़ में भोज ने त्रिभुवन नारायण मंदिर जो भगवान शिव का मंदिर, इसका निर्माण करवाया, और इसे मोक्कल मंदिर के नाम से जाना जाता है, क्योंकि मोक्कल ने इसका क्या करवाया था? आपके पुनर्निर्माण। मोक्कल ने क्या करवा दिया था? इसका पुनर्निर्माण। इसे मोक्कल मंदिर या समिदेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए 1857 की क्रांति के समय भरतपुर राज्य में विद्रोह कब हुआ? ये सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपका, क्योंकि विद्रोह तब हुआ था भरतपुर के अंदर। जो क्रांति की तय तारीख थी, तय तारीख की थी 31 मई 1857। 31 मई 1857 को अपने भरतपुर के अंदर क्या हो जाता है? विद्रोह। ठीक है। मथुरा के विद्रोह के समाचार से भरतपुर राज्य की एक सैनिक टुकड़ी ने 31 मई 1857 को विद्रोह कर झंडा खड़ा कर दिया। विद्रोह का झंडा गाड़ दिया। भरतपुर के प्रमुख सरदारों ने मेजर मॉरिसन, यहाँ का पीए हुआ करता था, मेजर मॉरिसन को भरतपुर छोड़कर चले जाने की सलाह दी, क्योंकि विद्रोही रेजिडेंट पर आक्रमण कर रहे थे। तो इस समय शासक जो हुआ करते थे वो थे अपने जसवंत सिंह यहाँ की क्या हुआ करते थे? शासक। ये कौन था? अपने मॉरिसन। और ये यहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मीणा सुधार समिति का श्री माधोपुर में सम्मेलन कब हुआ? मीणा सुधार समिति का श्री माधोपुर में सम्मेलन कब हुआ? ये क्वेश्चन अपने कि मीणा सुधार समिति का श्री माधोपुर में सम्मेलन कब हुआ? होता है ये भी जल्दी से, कब हुआ? 1933, 31, 45 या 42? तो जो मीणा सुधार समिति का श्री माधोपुर में सम्मेलन होता है 1945 के अंदर। कब होता है? 1945 के अंदर अपने। और बात की जाए अपने मीणा सुधार समिति की, तो 1945 में मीणा सुधार समिति का श्री माधोपुर में सम्मेलन हुआ।
इस सम्मेलन में जराइम पेशा, कौन सा कानून था आपके, जराइम पेशा कानून के विरोध में राज्यव्यापी आंदोलन शुरू हुए। ठक्कर बाबा ने मीणाओं की स्थिति में सुधार करने के लिए जयपुर राज्य के प्रधानमंत्री को पत्र भी लिखा था। अपने मिर्जा इस्माइल इसमें जयपुर के प्रधानमंत्री हुआ करते थे, उन्हें क्या लिखा था, पत्र भी लिखते हैं। अतः 3 जुलाई 1946 को जयपुर राज्य में जराइम पेशा कानून समाप्त कर दिया गया। और वैसे ऑल ओवर राजस्थान में लगभग 1951-52 के बाद में हुआ था, ये आजादी के बाद ही चलता रहा था। 1951-52 में जाकर जराइम पेशा कानून समाप्त होता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि कृपाजी व रूपाजी धाकड़ का संबंध है। रूपाजी और कृपाजी धाकड़ का संबंध किस किसान आंदोलन से है, यानी कहां पर शहीद हो गए थे। ज्यादातर ये आता है कि रूपाजी कृपाजी का संबंध किस किसान आंदोलन से है। अब इसने पूछ लिया कि शहीद कहां पर हुए थे, किस किसान आंदोलन में शहीद हो गए थे। बरड़ किसान आंदोलन ये तो बूंदी में हुआ था। बेगू किसान आंदोलन चित्तौड़गढ़ में हुआ था। बिजोलिया चित्तौड़गढ़ का, अलवर अलवर के अंदर ही हुआ था। तो ये जो आपके रूपाजी और कृपाजी है, जिनके ऊपर अंग्रेज अधिकारी ट्रेंच की कृपा हो गई थी, वो था अपने बेगू किसान आंदोलन। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, बेगू किसान आंदोलन। बेगू किसान गोविंदपुरा गांव में, बेगू के किसान है गोविंदपुरा गांव में एकत्रित हुए। सेटलमेंट कमीशन, एक कमीशन बना था सेटलमेंट, इसमें एक अधिकारी हुआ करता था ट्रेंच, और मुंसरिफ अमृतलाल ने किसानों को गोविंदपुरा से जाने के आदेश दिए। उनका निकलो यहाँ से, आपको सभा वभा नहीं करनी। नहीं माने किसान है, तो 13 जुलाई 1923 को ट्रेंच ने आदेश से किसानों पर गोलियां चलाई गई, जिसमें रूपाजी और कृपाजी पर ट्रेंच की क्या हो गई थी, कृपा हो गई, और दोनों किसान यहाँ पर क्या हो जाते, आपके शहीद हो गए। दोनों जो धाकड़ किसान थे वो दोनों के दोनों यहाँ पर क्या हो जाते, शहीद। क्वेश्चन नंबर 24 आपको क्या करना है, मिलान। एक तरफ क्या दे रखे हैं, प्रजामंडल, एक तरफ है प्रजामंडल, एक तरफ है आपके अध्यक्ष। इनको क्या करना है, मिलान करना है कि कौन सा असुमिलित है। आपको क्या करना है, इसके अंदर छांटना है, असुमिलित छांटना है। तो बात की जाए कि मारवाड़ के अंदर भंवरलाल सराफ हुआ करते थे, बूंदी के अंदर कांतिलाल चौथानी हुआ करते थे, करौली के अंदर त्रिलोकचंद माथुर थे, झालावाड़ के अंदर हरिदेव जोशी नहीं हुआ करते थे। झालावाड़ के अंदर कौन थे अपने, मांगीलाल भव्य। झालावाड़ के अंदर कौन थे, मांगीलाल भव्य। तो ये अपने गलत हो जाएगा, तो उसने गलत वाला पूछा है, ऑप्शन नंबर डी अपना बिल्कुल सही है। ठीक है, अच्छा, प्रजामंडल संस्थापक मारवाड़ में भंवरलाल सराफ, बूंदी के अंदर कांतिलाल चौथानी, करौली के अंदर त्रिलोकचंद माथुर, और इधर झालावाड़ में अपने भंवरलाल सराफ, आपके भंवरलाल भव्य, सॉरी मांगीलाल भव्य। ठीक है, ये अपने हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश के अनुसार माउंट आबू, देलवाड़ा व अजमेर मेरवाड़ा का विलय राजस्थान में कब किया गया था। मोटा मोटी 7वां चरण पूछ रहा है अपने से, तो कौन से चरण में हुआ था, अपने 7वें चरण के अंदर। कौन से चरण में, 7वें चरण के अंदर। और ये 7वां चरण होता कब है आपके, 1 नवंबर 1956 को। राज्य पुनर्गठन आयोग फजल अली आयोग के नाम से भी इसे जाना जाता है, इसी की सिफारिश पर हुआ था। तो ऑप्शन नंबर अपने क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, सॉरी 20 के अंदर आपके सही हो जाएगा, 1 नवंबर 1956, 1 नवंबर 1956। राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश के अनुसार 1 नवंबर 1956 को माउंट आबू, देलवाड़ा और अजमेर मेरवाड़ा प्रदेश को राजस्थान में विलय कर लिया गया। मंदसौर जिले की मानपुरा तहसील के सुनेल टप्पा, एमपी का एक क्षेत्र हुआ करता था, सुनेल टप्पा गांव था, इसे झालावाड़, इसे राजस्थान के अंदर विलय कर लिया गया। और अपने कोटा जिले का सिरोंज क्षेत्र, इसका सिरोंज क्षेत्र हुआ करता था, जिसे अपने किधर दे दिया, एमपी के अंदर। तो सिरोंज तो अपने एमपी को दे दिया, सुनेल टप्पा आपने राजस्थान में ले लिया। बाकी वो अजमेर मेरवाड़ा, आबू, देलवाड़ा वो भी राजस्थान के अंदर विलय कर लिए। कब, 1 नवंबर 1956। भील बालिका कालीबाई ने अपने गुरु को बचाने के लिए शहीद हो गई, इसका संबंध किस जिले से था। इसमें तो एक ही जिला दे रखा है जहां से आप बिल्कुल आराम से छांट सकते हो, जनजातियां जहां पर पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर बताइए वे जल्दी से।
किस जिले से थी कालीबाई? अपने छोटी कक्षाओं में पाठ भी लगता था, तो डूंगरपुर जिले से। किससे थी? अपने डूंगरपुर जिले से। डूंगरपुर जिले से अपने कालीबाई हुआ करती थी। उनके गुरुजी थे सेंगाबाई, जिन्हें पुलिस जीप के पीछे घसीट कर ले जा रही थी। उन्हें बचाने के लिए इन्होंने, सेंगाबाई और नानाबाई खाट को बचाने के लिए क्या कर लिए थे? अपने प्राणों का बलिदान दे दिया। तो डूंगरपुर जिले के रास्तापाल अपने हत्याकांड घटना पड़ती है। रास्तापाल गांव में पुलिस डूंगरपुर शासक के आदेश पर पाठशाला बंद करवाने पहुंची। वहां पर गुरुजी पढ़ा रहे थे, उन्होंने कहा पाठशाला बंद नहीं करेंगे, तो कहा गुरुजी को उल्टा लटका लो, और गुरुजी को जीप के पीछे घसीटने लगे। नानाबाई खाट की पिटाई की गई, सेंगाबाई को ट्रक के पीछे बांधकर घसीटा गया। पाठशाला की विद्यार्थी 13 वर्षीय कालीबाई भील बालिका थी। कालीबाई ने यह देखा तो अपने गुरुजी को बचाने के लिए दौड़ी, तभी पुलिस ने गोलियां चला दी और 20 जून 1947 को कालीबाई ने दम तोड़ दिया भी। ठीक है, कालीबाई की क्या हो गई थी? मृत्यु। तो कौन सा जिला हो गया आपके? डूंगरपुर जिला। कौन सा जिला है? डूंगरपुर जिला। नेक्स्ट है कि गुर्जर प्रतिहार शैली का अंतिम व सबसे भव्य किराड़ू का सोमेश्वर मंदिर है, यह कहाँ पर स्थित है? यानी इसने पूछा है कि जो गुर्जर प्रतिहार शैली है, इसका अंतिम मंदिर कौन सा है? अपने किराड़ू का सोमेश्वर मंदिर, ये कहाँ पर स्थित है? तो ये अपने किस राज्य, सॉरी किस जिले में स्थित है, ये पूछा इसने। जिला पूछा है, तो जो किराड़ू का मंदिर है वो अपने कहाँ पर है? बाड़मेर के अंदर। गांव कौन सा है आपके? हातमा गांव। हातमा गांव बाड़मेर के अंदर आपके स्थित है। ध्यान रखना, किराड़ू का सोमेश्वर मंदिर, जिसे क्या कहा जाता है? राजस्थान का खजुराहो भी कहा जाता है। राजस्थान का खजुराहो किराड़ू का मंदिर है अपने। भगवान शिव का मंदिर है। वैसे 5 मंदिर है यहाँ पर। कितने मंदिर है? 5 मंदिर। गुर्जर प्रतिहार शैली का अंतिम व सबसे भव्य मंदिर किराड़ू बाड़मेर का सोमेश्वर मंदिर लगभग 1016 ईस्वी का है। यह भारत का सबसे अच्छा मंदिरों में से एक है। शिखर दर्शनीय है। शिखर थोड़ा अच्छा इसका। थार के रेगिस्तान में चमकते लाल माणक जैसे मंदिर शहर से यह मंदिर लगभग 35 किलोमीटर दूर है। सोलंकी वास्तुकला शैली में उभरे कंगूरे, स्तंभ और पत्थर पर जितनी बारीक नक्काशी की गई है, नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है। भगवान शिव को समर्पित है। सोमेश्वर हो गया ना, स्वर दिन के आगे आगे पीछे आ गया, वो क्या हो गया? भगवान शिव के मंदिर। यहाँ कुछ मूर्तियां इधर उधर बिखरी पड़ी है दोनों के अंदर अपने। और यहाँ 5 मंदिर है। कितने मंदिर है? 5 मंदिर है। सोमेश्वर महादेव का सर्वोच्च कोटि का मंदिर है। तो ये ध्यान रखना, गुर्जर प्रतिहार शैली का अंतिम मंदिर है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28, सहेलियों की बाड़ी। सहेलियों की बाड़ी उदयपुर का एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल। इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? सहेलियों, लड़कियों की जो मित्र लड़कियां होती है उन्हें क्या कहा जाता है? सहेली। तो उन्हीं के लिए करवाया गया था। किसी राजा ने कहा भी मेरी लड़की बाहर नहीं जाएगी, बाहर नहीं जाएगी तो यहीं पर रहेगी, यहीं पर रहेगी तो उसकी सहेलियां भी आएगी, सब खेलने जाती थी। उसी के लिए उसका निर्माण करवा दिया गया था। सहेलियों की बाड़ी किन्होंने करवाया था? अपने संग्राम सिंह सेकंड ने। उदयपुर के महाराणा, मेवाड़ के महाराणा संग्राम सिंह सेकंड हुआ करते थे, जिन्होंने सहेलियों की बाड़ी का निर्माण करवाया था। तो क्वेश्चन नंबर 28 का ऑप्शन क्या हो जाएगा आपके? डी। सहेलियों की बाड़ी उदयपुर का एक पर्यटन स्थल है, अपने को पता ही है। इसका निर्माण मेवाड़ शासक संग्राम सिंह सेकंड द्वारा करवाया गया। बगीचे के रूप में, एक छोटे से संग्रहालय के रूप में यहाँ पर संगमरमर का हाथी, फंवारे और मंडप व कमल कुंड जैसी कई आकर्षक वस्तुएं रखी गई है। ये भी आप ध्यान कर लेना। सेकंड लास्ट क्वेश्चन, राजस्थान का मिनी खजुराहो। राजस्थान का खजुराहो आ जाए तो अपने किराड़ू के मंदिर हो गए। और राजस्थान का मिनी खजुराहो किसे कहा जाता है? मेवाड़ का खजुराहो है। मेवाड़ का खजुराहो, खजुराहो तो कौन सा है? अपने जगत अंबिका का मंदिर, जो जगत गांव उदयपुर के अंदर स्थित है। और वैसे खजुराहो के मंदिर कहाँ पर है? एमपी मध्य प्रदेश में स्थित है, जो चंदेल वंश के शासकों ने बनवाए थे। ये अपनी नग्न मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है। और राजस्थान का मिनी खजुराहो किसे, राजस्थान का खजुराहो किसे कहा जाता है? राजस्थान का खजुराहो ये अपने किराड़ू वाले मंदिरों को कहा जाता है। तो राजस्थान का मिनी खजुराहो मंड देवड़ा का शिव मंदिर।
कोटा के अंदर है बंड देवरा का शिव मंदिर। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 के अंदर आपके सही हो जाएगा। बंड देवरा का शिव मंदिर जो शहर से लगभग 10 किलोमीटर भगवान 10 किलोमीटर पर भगवान शिव को समर्पित है। यह मंदिर 10वीं शताब्दी का प्राचीन मंदिर है। इसकी वास्तुकला की शैली खजुराहो शैली से मिलती जुलती, इसलिए राजस्थान का क्या कहा जाता है, मिनी खजुराहो। एक छोटे से तालाब के किनारे बसा हुआ मंदिर अन्य मंदिरों में अनूठा है। बाकी नॉर्मल बातें इसकी पढ़ लेना। ठीक है, भगवान शिव का ये मंदिर है। तो चले भी लास्ट क्वेश्चन की ओर। आज का अपना लास्ट क्वेश्चन, वृद्धावस्था के चित्रों को किस शैली के चित्रकारों ने अतुल्य कुशलता पूर्वक चित्रित किया? कौन सी राजस्थान की ऐसी चित्र शैली है जिसमें वृद्धावस्था के चित्र बनाए गए? इसमें क्या किए गए, आपके वृद्धावस्था के चित्र बनाए गए। वो राजस्थान की कौन सी शैली है जिसमें वृद्धावस्था के भी चित्र बनाए गए थे, जिसमें फीके रंगों को दर्शाया गया था, जिसके अंदर आपके बादल महल का चित्रण किया गया था? तो वो कौन सी शैली हो जाएगी, आपके नागौर शैली। कौन सी शैली है, नागौर शैली, जिसमें अपने वृद्धावस्था के चित्रों को दर्शाया गया था। नागौर शैली में लकड़ी के कबाड़ों पर, यहाँ पर ज्यादा चित्र नहीं बने, लकड़ी के किवाड़ों के ऊपर, इसके अलावा किलों में भित्ति चित्रण में मारवाड़ शैली का प्रभाव दिखाई देता है। वृद्धावस्था के चित्र नागौर शैली के चित्रकारों का अत्यंत कुशलतापूर्वक चित्रण है। इसमें वेशभूषा कैसी दर्शाई गई है, पारदर्शी। और इसमें रंग कैसे दर्शाए गए हैं, फिक्के रंग। रंग कैसे, आपके फिक्के रंग इसके अंदर नागौर शैली के अंदर। इसमें जो प्रसिद्ध चित्र है, एक तो अपने हुक्का पीती हुई नायिका का चित्र। किसका चित्र है, हुक्का पीती हुई नायिका का चित्र। एक सरोवर में स्नान करती हुई नायिका का चित्र, ये इसके प्रमुख चित्र है। तो ध्यान रखना, आपके नागौर शैली के चित्र हो गए। और ये लोग भी अपने क्वेश्चन क्या हो गए पूरे। आज के 30 क्वेश्चन है। तो अपने मॉडल पेपर संख्या 2 था, मॉडल पेपर अपने संख्या नंबर 2 जो था, इसका आज अपने कंप्लीट हो चुके हैं 30 प्रश्न। और कल वाले की फिर 30 हो गए। ऐसे अपने डेली 30 करते रहेंगे तो धीरे धीरे अपने आगे बढ़ते रहेंगे। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, इस क्लास को कृपया ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि अपने ये क्लास कंटिन्यू चलती रहे। तो चलिए फिर अभी आपसे लेते हैं सभी से विदा। तो आपका दिन मंगलमय हो, आपका दिन शुभ हो। सभी को गुड इवनिंग। और कल फिर तैयार रहना, 6 बजे इसी टाइम अपने फिर मिलेंगे। 6 बजे अपनी क्लास शुरू हो जाएगी। तो चलिए भी फिर अपने आज आपसे लेते हैं विदा। सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय हिंद, जय भारत।